बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे पोर्ट्स और एप्लीकेशंस को, और ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो हम स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। हमें पता है कि जो कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को रिक्वेस्ट सेंड कर रहा होता है उसे हम क्लाइंट कहते हैं, ठीक है ना। और दूसरा कंप्यूटर जो कि रिक्वेस्ट रिसीव कर रहा होता है और उसका रिप्लाई करता है उसे हम सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो अब जो है आप सपोज करें, आप जो है अपने पास जो टैब्स ओपन कर रहे हैं, जिस ब्राउज़र के अंदर आप ब्राउजिंग कर रहे हैं उसके अंदर आपने एक वेबसाइट खोली हुई है facebook.com। फिर आपने whatsapp.com को भी जो है ना वो चलाना है। फिर आपने उसी के अंदर ब्राउजिंग करते हुए विकीपीडिया को भी ओपन करना है। तो इतनी सारी कम्युनिकेशंस, एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा हुआ है आपके कंप्यूटर में, तो इतनी सारी कम्युनिकेशंस एक ही टाइम पे वो हैंडल नहीं कर सकता, ठीक है ना। क्योंकि जब वो एक डाटा पैकेट सेंड करेगा जो कि सर्वर तक जाएगा, तो उसके साथ आपका एक ही आईपी एड्रेस लगा हुआ है, ठीक है। तो सर्वर जब रिप्लाई करेगा तो आपके ही आईपी एड्रेस पे रिप्लाई आएगा, ठीक है। तो आपके क्लाइंट कंप्यूटर को किस तरह से पता चलेगा कि ये जो डाटा पैकेट वापस आ रहा है ये फेसबुक वेबसाइट का है, या ये डाटा पैकेट जो है ये व्हाट्सएप का है, या ये विकीपीडिया का है, या कोई और वेबसाइट आपने ओपन की हुई है तो ये उस टैब के अंदर खोलना है मैंने। तो क्लाइंट तो ये डिसाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपका तो एक ही आईपी एड्रेस यूज़ हो रहा है, हर डाटा पैकेट के साथ वही डाटा जा रहा है। तो वापस जब वो डाटा आएगा तो किस तरह से आपका क्लाइंट डिसाइड करेगा कि उसे किस टैब में भेजना है, ठीक है। आपके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि व्हाट्सएप पे आपने मैसेज भेजा और वो दूसरे बंदे के पास जाके फेसबुक के अंदर रिसीव हो रहा है, ठीक है। या आपने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल की है और दूसरे बंदे को जूम पे रिसीव हो रही है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस एप्लीकेशन से आप मैसेज सेंड करते हैं दूसरी जगह पे, उसी एप्लीकेशन में जाके वो रिसीव होता है। तो ये कैसे हो जाता है कि एक ही आईपी एड्रेस पे इतनी सारी कम्युनिकेशंस एक टाइम पे हो रही होती हैं। तो उसका एक ही आंसर है, और वो है जी पोर्ट्स। ये सारे के सारा काम पोर्ट्स की वजह से हो रहा होता है। और ये पोर्ट्स क्या होती हैं, इन्हीं को आज हमने डिस्कस करना है। पोर्ट्स बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक वो पोर्ट्स हैं जो हमारे कंप्यूटर की फिजिकल पोर्ट्स होती हैं। फॉर एग्जांपल ये आपका कंप्यूटर या लैपटॉप है और इसके अंदर यहाँ पर फिजिकल पोर्ट्स लगी होंगी। कोई यूएसबी पोर्ट होगी, कोई प्रिंटर वाली पोर्ट होगी, कोई एचडीएमआई पोर्ट होगी, ठीक है। सो ये वाली पोर्ट्स जिनके अंदर आप तार लगाते हैं, वायर लगाते हैं, किसी चीज़ को कनेक्ट करते हैं, किसी फिजिकल डिवाइस को कनेक्ट करते हैं, ये वाली पोर्ट्स कहलाती हैं फिजिकल पोर्ट्स, ठीक है। लेकिन हम जिन पोर्ट्स की बात कर रहे हैं वो पोर्ट्स हैं भाई लॉजिकल पोर्ट्स। अब लॉजिकल पोर्ट्स क्या होती हैं? लॉजिकल पोर्ट्स बेसिकली डिफरेंट कम्युनिकेशंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ होती हैं। या आपके कंप्यूटर के ऊपर अगर डिफरेंट सर्विसेज चल रही हैं और वो एक ही टाइम पे नेटवर्क के ऊपर डाटा भेज रही हैं, तो उन एप्लीकेशंस का डाटा सेपरेट करने के लिए हम पोर्ट्स का यूज़ करते हैं जो कि लॉजिकल होती हैं, ठीक है। अब ये लॉजिकल पोर्ट्स क्या होती हैं? ये लॉजिकल पोर्ट्स जो हैं हमारे पास, इनकी तीन टाइप्स होती हैं। नंबर वन पे हमारे पास होती हैं वेल नोन पोर्ट्स। इन पोर्ट्स के ना नंबर्स होते हैं, और हम इसको डिटेल में देखेंगे एग्जांपल्स के साथ कि ये असल में क्या होती हैं, किस तरह से काम करती हैं। वेल नोन पोर्ट्स जो हैं इनकी रेंज 0 से लेकर 1023 तक होती है। ये वो पोर्ट्स हैं जो कॉमन सर्विसेज, सिस्टम सर्विसेज यूज़ करती हैं, और इनमें से कोई पोर्ट नंबर, अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाई है तो आप इनमें से कोई पोर्ट नंबर यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। ये ऑलरेडी सिस्टम की सर्विसेज के लिए होती हैं। फॉर एग्जांपल आप जो वेबसाइट की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर आपकी एक रिक्वेस्ट वेब की रिक्वेस्ट है, आपने यहाँ पर वेब ब्राउज़र ओपन किया और वो किसी वेब सर्वर के लिए रिक्वेस्ट है, तो वो इनमें से कोई पोर्ट नंबर यूज़ करेगी। कोई डीएनएस सर्वर की रिक्वेस्ट है तो वो इन्हीं में से कोई पोर्ट नंबर यूज़ कर रही होगी। कोई ईमेल सर्वर की रिक्वेस्ट है तो वो इन्हीं में से कोई पोर्ट नंबर यूज़ कर रही होगी, ठीक है। सो ये ऑलरेडी डिफाइंड हैं। इनके जो पोर्ट नंबर्स हैं वो कोई और सर्विस यूज़ नहीं कर सकती। सेकंड नंबर पे हमारे पास होती हैं रजिस्टर्ड पोर्ट्स। ये जो रजिस्टर पोर्ट होती है इनकी रेंज होती है 1024 से लेकर 49151 तक, ठीक है।
ये कौन सी पोर्ट्स होती हैं? ये वो पोर्ट्स होती हैं जिन्हें रजिस्टर करवाया जा सकता है, या कोई डेवलपर ने कोई ऐप बनाई है तो वो जो इंटरनेट अथॉरिटी फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स है, IANA, यहाँ से इनमें से किसी पोर्ट को रजिस्टर करवाया जा सकता है। लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है, कुछ डेवलपर्स खुद से भी इनमें से कोई पोर्ट यूज़ कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर पे जो है वो हमारे पास होती हैं डायनामिक पोर्ट्स या प्राइवेट पोर्ट्स। तो ये जो प्राइवेट पोर्ट्स होती हैं इनकी रेंज होती है 49152 से लेकर 65535 तक, ठीक है। सो टोटल लॉजिकल पोर्ट्स की रेंज हमारे पास 0 से लेकर 65535 तक होती है, लेकिन उन्हें हम 3 टाइप्स में डिवाइड कर देते हैं, वेल नोन पोर्ट्स, रजिस्टर्ड पोर्ट्स और लॉजिकल पोर्ट्स। आज हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वेल नोन पोर्ट्स की, क्योंकि ये वो पोर्ट्स होती हैं जो सिस्टम सर्विसेज यूज़ कर रही होती हैं, ठीक है। अब ये पोर्ट्स किस तरह से काम करती हैं इसकी हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज करें ये जो क्लाइंट है ना, ये एक रेलवे स्टेशन है और ये जो सर्वर है ये दूसरा रेलवे स्टेशन है। अब जो है ये क्लाइंट कहता है कि मैंने जो है ना facebook.com का डाटा सेंड करना है, क्योंकि मेरे पास जो टैब ओपन है वो facebook.com का ओपन है। तो ये खुद से यहाँ पर जो आपके पास वेब ब्राउज़र चल रहा होगा, ये खुद से इसको facebook.com की जब ट्रैफिक सेंड करने लगेगा, इसका डाटा पैकेट सेंड करने लगेगा, तो इसके डाटा पैकेट के साथ ये एक पोर्ट नंबर अटैच कर देगा खुद से ही, और जो कि इसमें से होगा प्राइवेट पोर्ट्स में से, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसने यहाँ पर अटैच कर दिया 49165, ठीक है। इस पोर्ट से इसने डाटा भेजा, ये वो पोर्ट है जो क्लाइंट ने खुद से दे दी। तो जो पोर्ट क्लाइंट खुद से ऐड कर देता है किसी डाटा पैकेट के साथ, ताकि उसे बाकी सर्विसेज से डिफरेंशिएट किया जा सके, बाकी सर्विसेज के साथ उसका फ़र्क किया जा सके, उस पोर्ट को होती तो वो प्राइवेट पोर्ट है, लेकिन क्योंकि उसे क्लाइंट खुद से असाइन करता है तो उसे हम इफेमरल पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। EPHEMERAL, इफेमरल पोर्ट, ठीक है। आई एम सॉरी, मेरा जो टैब है ये सही से काम नहीं कर रहा, यहाँ पे आज कोई मसला हो रहा है, तो आज थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लेना, इसलिए यहाँ पे ये गंदी सी राइटिंग लिखी जा रही है। अच्छा, तो अब यहाँ से इस पोर्ट से, ये जो पोर्ट क्लाइंट ने खुद से इस सर्विस को दे दी facebook.com को, वो इस पोर्ट से निकलेगा पैकेट, और डेस्टिनेशन पोर्ट कहाँ पे जाएगा? सर्वर ने जो है, सर्वर ने डिफाइन किया हुआ है कि वेबसाइट की जितनी भी ट्रैफिक आएगी, अगर किसी वेबसाइट को एक्सेस किया जा रहा है तो मेरे पास वो पोर्ट नंबर 80 पे आएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे रेलवे लाइन के ऊपर हमारे पास एक रेलवे स्टेशन है, उसके ऊपर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, ठीक है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 है, प्लेटफॉर्म नंबर 2 है, प्लेटफॉर्म नंबर 3 है, ठीक है। तो आप यूँ समझ रहे हैं ये जो 49165 पोर्ट थी, ये थी बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक प्लेटफॉर्म होता है। सो इस प्लेटफॉर्म से आपका जो डाटा निकला वो एक ट्रेन की तरह था। क्लाइंट ने कहा कि भाई साहब इस जो है ना प्लेटफॉर्म से मैं इस ट्रेन को रवाना कर रहा हूँ, और जाना है आपने सर्वर के पास प्लेटफॉर्म नंबर 80 के ऊपर। तो ट्रेन यहाँ से निकलेगी और यहाँ से आती आती, ये रास्ते में मोड़ आ गया, तो यहाँ से आती आती इस प्लेटफॉर्म नंबर 80 पे आ जाएगी, ठीक है। अब सर्वर भाई साहब जो हैं ये कहते हैं कि मेरे पास जितनी भी वेब की ट्रैफिक आएगी ना, जितनी भी वेब वाली ट्रेनें हैं, वो मैं सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म नंबर 80 के ऊपर रिसीव करूँगा। जितनी भी वेब की ट्रैफिक है वो प्लेटफॉर्म नंबर 80 के अलावा और कहीं पर नहीं जा सकती। अगर ये ट्रैफिक यहाँ से आ रही है, यहाँ से बेशक जो सा मर्जी प्लेटफॉर्म नंबर था, क्योंकि ये पोर्ट्स उसने खुद से साइन की हुई है ना क्लाइंट से, ये क्लाइंट की वाला एंड है, इधर से वो जिस पोर्ट से मर्जी निकले, लेकिन जो जाना है उसने जहाँ पर, वो प्लेटफॉर्म, वो जो प्लेटफॉर्म होगा, वो जो पोर्ट नंबर होगा, वो पोर्ट नंबर 80 ही होगी। अगर ये जो है ना है ये वेब की ट्रैफिक, और सर्वर के पास जाके ये कोशिश करे कि मैं किसी और पोर्ट की तरफ चले जाऊं, तो सर्वर इसको अलो नहीं करेगा, क्योंकि सर्वर कहेगा कि भाई साहब वेबसाइट्स की जितनी भी ट्रैफिक है वो मैं पोर्ट नंबर 80 पे रिसीव करूंगा, ठीक है। और पोर्ट नंबर 80 जो है ये होती है HTTP के लिए। HTTP के ऊपर जितनी वेबसाइट्स चल रही हैं, HTTP की अगर कोई रिक्वेस्ट है तो वो सर्वर अपने पास पोर्ट नंबर 80 पे रिसीव करेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर्वर को कैसे पता चलेगा कि ये वेबसाइट की ट्रैफिक है। उसकी वजह यह है कि ये सर्वर वही होगा ना जिसकी आपने रिक्वेस्ट की है। क्लाइंट ने अगर facebook.com को रिक्वेस्ट की है तो ये सर्वर facebook.com का सर्वर होगा, ठीक है। तो ये सर्वर जब देखेगा कि डाटा पैकेट मेरे पास आ रहा है और वो एक वेब का डाटा पैकेट है,
facebook.com की रिक्वेस्ट की गई है, वेबसाइट की रिक्वेस्ट की गई है, तो ऑटोमेटिकली सर्वर को पता होगा कि ये जो वेबसाइट की रिक्वेस्ट है ये पोर्ट 80 से ही मैं रिसीव कर सकता हूँ, किसी और पोर्ट से मैंने रिसीव नहीं करनी। अगर कोई क्लाइंट ऐसे ही हरकत करने की कोशिश करे के साथ में पोर्ट नंबर जो डेस्टिनेशन पोर्ट है वो 80 की बजाय कोई और ऐड कर दे, तो सर्वर फ़ौरन से उसको रोक देगा और उस पैकेट को, उस डाटा पैकेट को डिस्कार्ड कर देगा। ठीक है, सो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी पोर्ट्स हमारे पास अहम हैं, राइट। ठीक है, सो ये थी पोर्ट 80 की बात कर रहे हैं हम। पोर्ट 80 जो है वो वेब की ट्रैफिक होती है और पोर्ट 80 के ऊपर HTTP की प्रोटोकॉल चल रहा होता है। अब HTTP के इनसिक्योर प्रोटोकॉल है, ठीक है, हम सबको पता है, अगर नहीं पता तो अभी अभी पता चल गया है। तो इसको जो है ना, इसको सिक्योर करने के लिए क्या किया गया, बाद में HTTPS प्रोटोकॉल इंट्रोड्यूस करवाया गया। HTTPS बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप अभी facebook.com वेबसाइट खोलें तो उसके साथ एक ग्रीन कलर का ऐसे का लॉक का निशान आ रहा होगा, जो इस बात की निशानी है कि ये वेबसाइट HTTPS को यूज़ कर रही है। ठीक है, अगर किसी के साथ वो लॉक का निशान नहीं है तो इट मीन्स कि वो अभी तक HTTP प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, जो कि पोर्ट नंबर 80 पे जा रही है। HTTPS जो है ये यूज़ करता है पोर्ट नंबर 443 को। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ना ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट की भाई whatsapp.com को, WhatsApp जो है वो एक सिक्योर वेबसाइट है, HTTPS को यूज़ करती है, तो उसको 443 के पास जाना चाहिए। सर्वर के ऊपर प्लेटफॉर्म नंबर 443 मींस पोर्ट नंबर 443 पे जाना चाहिए। अगर वो कहीं और जाने की कोशिश करेगी तो सर्वर उसको खुद ब खुद डिस्कार्ड कर देगा। इसके मैं आपको बड़ी अच्छी एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे एक इनसिक्योर वेबसाइट ओपन करके रखी हुई है, जो कि ये columbia.edu सम सॉर्ट ऑफ इस टाइप का लिंक है। अब ये एक इनसिक्योर वेबसाइट है, इसे अगर मैं HTTP के ऊपर एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये एक्सेस हो जाएगी और बड़े बेहतरीन तरीके से चलेगी। ठीक है, क्योंकि जो है ना सर्वर के पास, जिस सर्वर के ऊपर ये वेबसाइट पड़ी है वो सर्वर पोर्ट 80 को यूज़ कर रहा है, और जब हम इसे रिक्वेस्ट करते हैं तो वो पोर्ट 80 के पास ही जाती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर HTTPS ऐड कर दूँ और मैं ज़बरदस्ती इसको सिक्योर करने की कोशिश करूँ, सिक्योर प्रोटोकॉल के ऊपर रन करने की कोशिश करूँ अपने तरफ से ही, तो अब ये वेबसाइट मेरे पास एरर देगी। ठीक है, तो सर्वर जो है इस रिक्वेस्ट को डिस्कार्ड कर देगा और कहेगा भाईजान ये वाली जो रिक्वेस्ट है मैं इसको पोर्ट 443 के ऊपर HTTPS के ऊपर मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ठीक है, सो इस तरह से हमारे पास पोर्ट्स काम करती हैं। अब हम कुछ वेल नोन पोर्ट्स की एग्जांपल्स देख लेते हैं जो कि हमारे पास अहम हैं। जैसे यहाँ पे HTTP थी, ये पहले इनसिक्योर था, इनसिक्योर के लिए इसकी पोर्ट नंबर 80 यूज़ होती थी। जब इसे सिक्योर किया गया तो अब ये पोर्ट 443 यूज़ करता है। बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल था FTP, जो कि यूज़ करता था 21 पोर्ट को। लेकिन फिर जो है ना रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने उसका एक सिक्योर अल्टरनेटिव निकाला और उसे कह दिया SFTP, जो कि पोर्ट नंबर 22 पे ऑपरेट करता है। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास एक सर्विस थी टेलनेट की, जो कि पोर्ट नंबर 23 पे ऑपरेट होती थी। सही है, लेकिन इसका जो सिक्योर पार्ट था वो साइंसदानों ने, साइंटिस्ट ने इसको क्रिएट किया, तो उसे हमने सिक्योर शेल कह दिया, और सिक्योर शेल जो है वो ऑपरेट होता है पोर्ट नंबर 22 पे। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके माइंड में आ सकता है कि ये SFTP भी 22 पोर्ट को यूज़ कर रहा है और सिक्योर शेल भी पोर्ट नंबर 22 को यूज़ करता है। ये जो, तो ऐसा कैसे हो सकता है? ये जो सिक्योर शेल और टेलनेट, SFTP या FTP जैसी सर्विसेज होती हैं ना, ये नॉर्मली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर यूज़ कर रहे होते हैं नेटवर्क को मैनेज करने के लिए। ठीक है, सिक्योर शेल से हम किसी सिस्टम को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं, उसकी मेंटेनेंस कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही किसी दूसरे सिस्टम से हमने, मसलन ये है जी नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का सिस्टम और ये है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई और सिस्टम, तो इस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ने यहाँ से कोई फाइल डाउनलोड करनी है, कोई इधर से इधर फाइल अपलोड करनी है। ठीक है, तो ये यूज़ कर सकता है FTP को। ठीक है ना, तो ये वो प्रोटोकॉल होते हैं जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स यूज़ करते हैं। लेकिन अब अगर वो FTP यूज़ करता है तो यहाँ पर इसको दरमियान से इसकी जो कम्युनिकेशन है उसको पकड़ा जा सकता है। कोई हैकर या कोई जो है ना ऐसा शरारती बंदा जो है वो यहाँ से कम्युनिकेशन को पकड़ सकता है, क्योंकि वो इनक्रिप्टेड नहीं होती। राइट, सो इस वजह से इसका अल्टरनेटिव SFTP निकाला गया। लेकिन अब ये दोनों एक पोर्ट पे कैसे चल रहे हैं, तो इसका बेसिक मकसद ये है कि ये जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जब इस सिस्टम को एक्सेस करता है तो बेसिकली सिक्योर एक्सेस करने के लिए वो सिक्योर शेल को यूज़ करता है, SSH। लेकिन अगर उसने वहाँ से इधर तक कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है या इधर से उधर कोई फाइल ट्रांसफ़र करनी है, तो सिक्योर शेल की मदद से उसने कनेक्शन तो सिक्योर शेल की मदद से इस्टेब्लिश किया होगा, लेकिन इस सिक्योर शेल के ऊपर
जब वो फाइल ट्रांसफ़र करना चाहेगा तो फिर SFTP प्रोटोकॉल यूज़ होगा। मीन्स आप यूँ समझ लें आसानी के लिए कि ये SFTP जो है वो सिक्योर शेल का ही हिस्सा है, राइट। सो ये हो गई ये 3-4 वेल नोन पोर्ट्स। इसके अलावा हम एक पोर्ट और देखते हैं जो होती है ईमेल्स को एक्सेस करने के लिए, और वो होती है हमारे पास सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जो कि इनसिक्योर जब तक थी तो ये प्रोटोकॉल चलता था पोर्ट नंबर 25 के ऊपर, ठीक है। लेकिन जब इसको सिक्योर किया गया तो ये अब रन होता है पोर्ट नंबर 587 के ऊपर, ठीक है। तो सिक्योर इसको कर दिया और इसको पोर्ट दूसरी असाइन कर दी 587 वाली। अब अगर कोई कम्युनिकेशन 587 पे हो रही है तो इट मीन्स कि वो सिक्योर है। कोई ईमेल अगर हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं या हमारा ईमेल सर्वर अगर पोर्ट नंबर 25 को यूज़ कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि ये एक इनसिक्योर जो है ना पोर्ट को यूज़ कर रहे हैं। अब मैं आपको एक बड़ी मज़े की एग्जांपल दिखाता हूँ। हमारे पास विंडोज़ के अंदर टूल है जिसे हम नेटस्टैट कहते हैं। नेटस्टैट को एक्सेस करने के लिए आप CMD पे जाएंगे और यहाँ पे आप कोशिश करें इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर कर दें, क्योंकि नेटस्टैट जो है वो अगर आप सिंपल कमांड प्रॉम्प्ट में चलाने की कोशिश करेंगे तो वो चल तो जाएगी, लेकिन वो जो है ना कुछ इश्यूज़ क्रिएट करेगी, कुछ उसके पैरामीटर्स नहीं चलेंगे। तो यहाँ पे अगर आप नेटस्टैट लिखें तो ये आपको स्टैटिस्टिक्स दिखा देगा कि आपके सिस्टम से जो कम्युनिकेशन हो रही है। अब मेरे सिस्टम का IP एड्रेस ये है, तो इसने एक पोर्ट यहाँ पे असाइन की हुई है और इस सर्विस के लिए असाइन की हुई है, सही है। ये है मेरी सोर्स पोर्ट जिसको मैंने कह दिया कि मेरे वाला प्लेटफॉर्म है, इस पोर्ट से वो निकलेगा और इस पोर्ट तक जाएगा, ठीक है। इसी तरह मेरे पास से पैकेट इस पोर्ट से निकल रहा है और यहाँ पर जा रहा है HTTPS के ऊपर, तो यहाँ पर इसने प्रोटोकॉल का नाम ही मेंशन कर दिया, दैट मीन्स के पोर्ट 443 के ऊपर जा रहा है पैकेट। अब मेरे पास से ये निकल रहा है पोर्ट इस वाली पोर्ट के ऊपर 5654 से, और यहाँ पर जा रहा है HTTPS के ऊपर, दैट मीन्स पोर्ट 443 पे जा रहा है, ठीक है। और जो है ना ये आप देख सकते हैं कि ये जो पोर्ट मेरे पास पोर्ट नंबर असाइन हुए हैं जिन्हें प्राइवेट पोर्ट्स कहते हैं, ये वही रेंज है जो मैंने यहाँ पे डिफाइन की हुई है 49151 से लेकर 65535 के दरमियान, ये वाली रेंज है, ठीक है ना। मीन्स कि ये जो खुद से मेरा ब्राउज़र असाइन कर देता है। अगर मैं ये वाली सर्विस क्लोज कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली ये वाली पोर्ट फ्री हो जाएगी और ये आगे किसी और सर्विस को दी जा सकती है, ठीक है ना। प्रोटोकॉल TCP यूज़ हो रहा है और ये जो स्टेट है एस्टेब्लिश्ड, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि इसका क्या मतलब होता है। मैं यहाँ पे आपको इसके कुछ और पैरामीटर्स भी दिखाता हूँ। अब देखो ये मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट ओपन की हुई थी तो मुझे मेरे पास आ रहा है कि कोलंबिया यूनिवर्सिटी और HTTPS पे क्योंकि एक्सेस नहीं हो पा रही तो टाइम वेट उसका स्टेटस आ रहा है, राइट। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। नेटस्टैट अगर आप लिखें और डैश लिखें F, तो डैश F में वो यहाँ पे ना वो IP एड्रेसेस शो नहीं करता कि सारे के सारे डोमेन नेम्स शो करता है, फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम्स। डैश F लिखें और इसके साथ एक हमारे पास और स्विच यूज़ होता है जिसे हम डैश O कहते हैं। डैश O जो है ये साथ में प्रोसेस ID भी शो कर देता है कि कौन सा प्रोसेस यूज़ कर रहा है इस कम्युनिकेशन को। सो अगर मैं यहाँ पे डैश O लिखूँगा तो आप देख रहे हो कि ये मेरा अपना IP एड्रेस है, ये जिस सर्विस के साथ मेरा कंप्यूटर कनेक्शन इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहा है ये वो है, ये साथ में उसकी स्टेट है और ये यहाँ पे प्रोसेस ID आ रही है 7120। अब अगर मुझे इसको फर्दर इन्वेस्टिगेट करना है तो मैं कुछ ऐसा करूँगा कि राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में चला जाऊँगा और यहाँ पर मैं जाके देख सकता हूँ कि 7120 किस प्रोसेस की ID है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो नेटस्टैट की कमांड है, ये आपको नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकती है, क्योंकि हो सकता है कि नेटवर्क के सिनेरियो में आपको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़े कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर की, या आपने चेक करना हो कि कौन कौन सी सर्विसेज मेरे कंप्यूटर के ऊपर जो है वो नेटवर्क को एक्सेस कर रही हैं, और फिर आप इस प्रोसेस से उसको इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि क्या ये कोई ऐसा प्रोसेस तो नहीं है जिसका मुझे पता ही नहीं है एज आ नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, क्या ये कोई मलिशियस सॉफ्टवेयर तो नहीं है जिसने खुद से कम्युनिकेशन शुरू कर दी है। तो मैं 7120 को इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पे टास्क मैनेजर पे आऊँगा, यहाँ पे डिटेल्स में जाऊँगा और यहाँ पे मैं फाइंड आउट करूँगा कि 7120 प्रोसेस जो है वो किस चीज़ का है। तो मैं ढूंढूंगा 7120, ये क्रोम का प्रोसेस है, दैट मीन्स कि कोई क्रोम की सर्विस है जो इसको यूज़ कर रही है। हो सकता है क्रोम का कोई टैब इसको यूज़ कर रहा हो सकता है कोई क्रोम एक्सटेंशन हो जो इसको यूज़ कर रहा हो। तो मैं इसको राइट क्लिक करके एंड टास्क करके चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास कौन सा टैब एंड होता है या कौन सी सर्विस मेरे पास स्टॉप होती है। लेकिन अभी मैं ये नहीं करूँगा क्योंकि हो सकता है कि जिस टैब के अंदर मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वही वाला टैब ही क्लोज हो जाए।
तो ये बताने का मकसद ये था कि इस तरह से आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं कि आपके पास कौन सी पोर्ट असाइन की हुई है ब्राउज़र ने, और जो आगे जहाँ पर ट्रैफिक जा रही है वो किस पोर्ट पे जा रही है, वो HTTPS पे जा रही है, तो डैट मीन्स कि वो पोर्ट 443 पे जा रही है, राइट। तो आज का लेक्चर इतना ही था, मुझे लगता है काफ़ी लंबा हो गया, और अगर आपको ये चीज़ें समझ आई हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।